हर रात मेरा बेटा मेरे कमरे में एक परफ्यूम ला कर देता था। अगले दिन जब सुबह उठती थी तो कपड़ों पर बहुत अजीब से दाग धब्बे लगे होते थे। खुशबू लगाते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाया करती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मेरे साथ रात को कुछ गलत होता था? क्या वो मेरा बेटा ही था जो ये सब कर रहा था? एक दिन मैंने वो खुशबू नहीं लगाई और ऐसे ही लेट गई। फिर जो हुआ वो मेरी कहानी से वो सभी औरतें एक जुड़ाव महसूस करेंगी जिनकी शादी के बाद जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव आए हों, और खासकर ऐसी औरतें जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई हों, जिन्होंने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया हो। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चों का माँ और पिता दोनों बनना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ वही औरत जान सकती है जिस पर ये गुजरी है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी सुनने के बाद इस बात पर बखूबी विश्वास हो जाएगा कि जिसके पति नहीं होते, हमारा समाज उसे चैन से जीने भी नहीं देता। शादी की कुछ समय बाद तक तो जिंदगी में थोड़ी खुशियां होती जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हजारों तरीके की मुश्किलें आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम नैना और मेरे पति का नाम अर्जुन था। मैंने मेरे पति से लव मैरिज की थी, जो मेरे पति के घर वालों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की थी। लेकिन अपने बेटे के प्यार में उन्होंने हमारी शादी करवा दी और मुझे अपना लिया। मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से थी, शायद यही मेरी गलती थी। मेरे पति ने जैसे तैसे अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर अपनी जिंदगी बनाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी उनके घर में मुझे पूरी इज्जत मिले। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस बारे में आप उसको देखकर तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी सास भी कुछ ऐसी ही थी। जब तक मेरे पति घर में होते थे, वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी कि मेरे पति को लगता था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाते, उनकी जुबान पर तो जैसे कड़वाहट कब्जा कर लेती थी। वो इतना खराब बोलती थी कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। शादी के पहले महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इस पर भी मेरी सास खुश नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके के ताने देना शुरू कर दिया, मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने तो मेरे ऊपर ये तक लांछन लगाया था कि मैं तो चरित्रहीन थी। शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैंने उनके बेटे को फंसाया और जल्दी ही उससे शादी कर ली, ताकि जो दाग मेरे दामन पर लगा है उसको मैं छुपा लूं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ, ऐसी ही हजारों बातें मैं उनसे रोज सुनती थी, जबकि इस बात में जरा सी भी सच्चाई थी ही नहीं। मेरी कोख में जो बच्चा आया था वो मेरे पति का ही था, लेकिन किसी की सोच को आप पकड़ नहीं सकते। ऐसा ही मेरी सास के साथ भी था। वो मुझे हर रोज जलील करती थी। मेरे पति का काम बाहर का था, तो वो आए दिन किसी न किसी काम से शहर से बाहर गए हुए होते थे। जिस समय मुझे ये बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस समय भी वो शहर में नहीं थे। मैंने तो सोचा था कि वो जैसे ही वापस आएंगे, मैं तब उनको ये खुशखबरी दूंगी और वही अपनी माँ को बताएंगे कि ये बच्चा उन्हीं का है। इसलिए मैंने उन्हें फोन पर कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी थी ही नहीं, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पति तो आए ही नहीं, उनकी लाश आई थी। उनके इस तरीके से जाने की खबर से मैं अंदर तक टूट गई थी। एक पत्थर सी बन गई थी मैं। उनका किसी एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इस खबर ने हमारे पूरे घर में कोहराम मचाकर रख दिया था। मेरी सास को तो ये बात जैसे ही पता चली, वो मुझे दिलासा देने नहीं आई, बल्कि उन्होंने तो मेरे बालों को पकड़ा और मुझे बेइंतहा मारना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे मारते मारते वो ना जाने मुझे क्या कुछ नहीं कह रही थी। मैं इतने सदमे में थी कि मेरी आंखों से ना तो आंसू निकल रहे थे और ना ही मेरी जुबान से एक शब्द। आए हुए लोगों ने मुझे किसी तरह मेरी सास से छुड़वाया। मेरी सास तभी भी बाज नहीं आई। उसके बाद वो कहने लगी कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। मेरे बेटे को ये बात पता चल गई थी कि इसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरे बेटे का नहीं, इसलिए उसने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है, कैसे कोई इतना ज्यादा झूठ बोल सकता है। वो एक के बाद एक इल्जाम लगाई जा रही थी। वहां पर मौजूद सभी लोग भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे मेरी सास की कही हुई सारी बातें सच हैं। उस समय मैं इतने सदमे में थी कि मेरे मुंह से एक शब्द निकल ही नहीं रहा था, और यही खामोशी मेरे दामन पर एक दाग लगा गई। मेरे पति की लाश भी घर में ही रखी थी जब मुझे मेरी सास और बाकी रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे मेरे पति को विदा तक नहीं करने दिया था। जब मैं अपने ससुराल से बाहर निकाल दी गई तो जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंची, पर वो भी मेरा घर कहाँ था।
आखिर शादी के बाद लड़की का घर ही कहाँ होता है, ना ही उसका मायका अपना होता है और ना ही उसका ससुराल। कुछ दिन तो मेरे घर वालों ने मुझे रखा था, उसके बाद मेरी भाभी ने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिया। वो बात बात पर यही कहती थी कि जो औरत अपने पति को खा सकती है वो तो हमारा घर भी खा जाएगी। क्योंकि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जैसे तैसे समय काट रही थी। नौकरों जैसा व्यवहार होता था मेरे साथ, या यूं कहूं कि उससे भी बदतर। उस घर में एक दिन सभी बातों से तंग आकर मैं उस घर से बाहर निकल गई। बिल्कुल बेसुध से रास्ते पर चल रही थी, तभी एक गाड़ी मुझसे आ टकराई। वो गाड़ी मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त विनय की थी। शायद उनको मुझे इस हालत में देखकर मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए पहले उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद अपने सर्वेंट क्वार्टर में थोड़ी सी जगह दे दी। इस तरह मैं उनके घर की नौकरानी बन गई। कभी सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब मैं किसी के घर में नौकरों की तरह काम करूंगी। लेकिन खैर, अच्छा ये था कि मुझे अपना सर छुपाने के लिए जगह मिल गई थी। 9 महीने इसी तरीके से गुजर गए और मैंने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मैंने अपने बेटे का नाम श्रवण रखा। जैसे ही मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपने जीने का मकसद पता चल गया है। उस दिन के बाद से मैंने अपने और अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत की और धीरे धीरे मेरे गरीबी के दिन बदलने लगे। अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैंने अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए ही तो कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल को जब वो बड़ा हो तो उसको किसी के भी आगे झुकना पड़े। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बहुत अमीर बने, लेकिन हाँ, ये जरूर सोचा था कि बेशक वो छोटी नौकरी करे, लेकिन किसी के आगे उसे कभी भी अपने हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। मैंने उसे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जितना उसकी टीचर उसको स्कूल में पढ़ाती थी, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे घर पर पढ़ाती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को काबिल बनाना था। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था। देखते ही देखते वो कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। आज उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली थी। अब तक मैंने उस पर किसी भी जिम्मेदारी का कोई दबाव कभी नहीं डाला था, लेकिन आज मैंने उसे कहा था कि बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम भी अब मेहनत करना शुरू करो। कोई छोटी नौकरी ही तलाश कर लो और उसके साथ साथ ही आगे और पढ़ना। मेरा बेटा कहने लगा कि माँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उसी दिन से वो कोशिश में लगा तो भगवान को तो उसकी सुननी ही थी ना। उसकी नौकरी एक बहुत बड़े से मॉल में लग गई थी, जो हमारे शहर में ही था। लेकिन ना जाने क्यों वो बहुत खुश नहीं था इस नौकरी से। पर मैंने उसे समझाया कि बेटा, कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती। कहीं ना कहीं से तो तुमको शुरुआत करनी ही थी ना, तो क्यों ना यहां से करो। भगवान का नाम लो और अपनी नौकरी पर जाओ। तुम देखना, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बहुत तरक्की करोगे एक दिन। मेरे बेटे ने मेरी बात मानी और वाकई में उसने इतनी मेहनत की कि धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। हमारे हालात बदल गए। अब मेरे बेटे को अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी थी। उसी ने मुझसे जिद की कि मैं बंगले की नौकरी छोड़ दूं। अगर आप लोगों को सही बताऊं तो मैं वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने वो नौकरी छोड़ दी तो सारा का सारा दबाव मेरे बेटे पर आ जाएगा। पर मैं जो ही उसकी मदद कर पाती मैं करना चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं वहां पर काम करूं। उसके कहने पर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसको बहुत शिकायत थी मेरे पति के दोस्त से। वो अक्सर कहता था कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी माँ, बल्कि उन्होंने तो अपने बंगले के लिए एक नौकरानी ढूंढी थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सही तो थी। उन्होंने मुझे मेरी पूरी जिंदगी एक नौकरानी बनाकर ही तो रखा था। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर इस सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर उस दिन वो मुझे नौकरी नहीं देते तो पता नहीं मैं कहाँ भटकती रहती। उनकी नौकरी की वजह से ही तो मुझे सर पर छत मिली थी, नहीं तो ना जाने बाहर दुनिया वाले क्या ही करते। उस दिन जब मैं घर छोड़कर निकली थी तो मेरे भाइयों ने और भाभी ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मैं गर्भवती थी। मैं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, और ससुराल वाले तो भला किसके सगे होते हैं। अब मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ मेरा बेटा श्रवण ही तो था। आज जब वो अपनी नौकरी पर गया तो वहां से एक बहुत महंगा परफ्यूम लेकर आया था और मेरे हाथों में दिया। कहने लगा कि माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। उस परफ्यूम को तो देख कर ही लग रहा था कि वो बहुत महंगा होगा। मैंने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम इतना महंगा परफ्यूम क्यों लेकर आए हो और कहां से लाए हो? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, माँ तुमने अपनी पूरी जिंदगी तो बिना खुशबू और बिना श्रृंगार के बिताई है। मैं चाहता हूं कि अब तुम बहुत खुश रहो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा मैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आगे वो कहने लगा कि तुम हर रात इसे लगा के सुकून से सो पाओगी, इतनी अच्छी महक है इसकी। अपने बेटे की बातों को सुनकर मैं यही सोच रही थी कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मेरा छोटा सा श्रवण बड़ा हो गया। आज उसको मेरी खुशियों की, मेरे आंसुओं की परवाह थी। आज मुझे उन सब दुखों का फल मिल गया था जो मैंने श्रवण को बड़े करने के लिए झेले थे। आप अपनी जिंदगी में बच्चों को पालने के लिए जितनी मर्जी दुख तकलीफें झेल लेते हो, और अगर उसके बाद आपका बच्चा अच्छा निकल जाए तो आप वो सब चीजें भूल भी जाते हो। यही मुझे भी आज महसूस हो रहा था। मेरी खुशी तो संभल ही नहीं रही थी। मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार किया और उसका लाया हुआ तोहफा संभाल कर रखा। वो दिखने में ही इतना महंगा था कि सच बताऊं तो मुझे लगाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने उससे बहुत पूछा था कि ये कितने का है, पर उसने मुझे नहीं बताया। बस यही बोला जा रहा था कि गिफ्ट की कीमत कभी बताई जाती है भला? ये तो बस एक प्यार है। रात को घर का सारा काम करने के बाद जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गई तो मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे वहीं आ गया। मुझे पूछने लगा कि आपने मेरा तोहफा लगाया? मैंने कहा, नहीं बेटा, अभी तो नहीं लगाया। रात को सोते समय कौन लगाता है? कहीं आऊंगी जाऊंगी तब लगाऊंगी। तो वो कहने लगा, नहीं माँ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि ये दिल को और दिमाग को बहुत सुकून देती है। आप इसको लगाओ और आप देखना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके कहने पर मैंने उसे लगा लिया। अपने बेटे के चेहरे की खुशी मुझे आज साफ नजर आ रही थी। उसके बाद मेरा बेटा मुझे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी आराम से सो गई। जाने कितनी गहरी नींद में सो गई थी आज कि आंख सीधा सुबह खुली। आज सुबह जब अपनी साड़ी पर देखा तो जगह जगह दाग धब्बे लगे हुए थे। मैंने उसे धोने की बहुत कोशिश की पर वो साफ नहीं हुए। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि रात को जब मैं सोई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये धब्बे कहां से आए। लेकिन खैर, मुझे उस समय तो कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े धोए और सूखने के लिए रख दिए। किचन में जाकर अपने बेटे का लंच बनाने लगी। दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर मेरी साड़ी पर वो दाग धब्बे आए कहां से। बेटे के जाने का समय हुआ तो वो अपने कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए आया। मुझे परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैंने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई तो वो हंसते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी लाकर दे दूंगा। मैंने उससे कहा कि बेटा, बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पता नहीं ये कहां से लग गए। मेरी बात को सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि आप भी ना, आपको तो बस परेशान होने का बहाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो। मैं आपको एक और नई और अच्छी साड़ी ला कर दूंगा। अच्छा चलो, अब मुझे जल्दी से नाश्ता दो, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपने बेटे को नाश्ता दिया और वो नाश्ता करने के बाद वहां से अपने काम के लिए निकल गया। मेरे दिमाग में तो सारा दिन बस यही चल रहा था कि आखिर ये सब क्या था। यूं ही पूरा दिन गुजर गया और शाम को श्रवण के आने का समय हो गया। आज जब वो आया तो एक और नया परफ्यूम मेरे लिए लेकर आया था। मैं तो हैरान हो गई। मैंने उसे कहा कि बेटा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? रोज रोज तुम इतनी महंगी परफ्यूम क्यों लेकर आ रहे हो? अभी तुम कल ही तो लेकर आए थे ना। वैसे भी तुम तो जानते ही हो मैं कहाँ आती जाती हूँ, तो कब लगाऊंगी? मेरी बात को सुनकर उसके चेहरे की उदासी साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगा कि माँ, आप ही तो मुझे कहती थी ना कि पापा को खुशबू बहुत पसंद थी, तो आप मेरे लिए लाए हुए परफ्यूम क्यों नहीं ले रही हैं? उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। अपने बेटे का एक मायूसी से भरा चेहरा मैं देख नहीं पाई। मैंने उसे कहा, अच्छा ठीक है बाबा, दो मुझे, लगा लूंगी मैं रात को। तो वो कहने लगा कि माँ, आप इसे जरूर लगाकर सोइएगा, आप देखिएगा कि आपके सपने में पापा आएंगे। उसकी बातों को सुनकर मैं उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। कैसी बातें करने लगा था श्रवण, अब इतना बड़ा कब हो गया। उसकी बात बिल्कुल सच ही तो थी कि मेरे पति को परफ्यूम की खुशबू बेहद भाती थी। उस समय मैं ना जाने कितने ही परफ्यूम खरीदा करती थी और हमेशा लगाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो मैंने ये सब छोड़ ही दिया। किसके लिए करती? उस रात भी मैं वो खुशबू लगाकर आराम से सो गई। अगले दिन फिर जब सुबह उठी तो मेरे कपड़े पर अजीब से दाग धब्बे लगे हुए थे। मैं उस दिन फिर समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आज जब श्रवण उठा तो मैंने उसे बताया कि देखो, आज भी वही हुआ है। वो मुझे बहुत ही आराम से कह रहा था कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। वो तो बहुत नॉर्मल व्यवहार कर रहा था, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था।
सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही ख्याल घूमता रहा था कि आखिर रात को मेरे साथ ये क्या हो जाता है। आज भी जब श्रवण रात को घर आया तो वो मेरे लिए एक और खुशबू लेकर आया था। आज मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं और चुपचाप रख लिया और उसको शुक्रिया कहा। रात को फिर से उसे लगाकर सोई थी मैं। जब सुबह उठी तो आज भी वही हुआ था जो पिछले कुछ रातों से होता आया था। कुछ हो या ना हो, मुझे आज ये बात तो समझ आ गई थी कि इन दाग धब्बों का रिश्ता उस परफ्यूम से ही है, क्योंकि जब जब मैं उसे लगाकर सो रही थी तब तभी ये दाग धब्बे मेरी साड़ी पर आ रहे थे। मैं समझ गई थी कि जरूर वो दुकान वाला मेरे बेटे को ठग रहा है। उसे महंगे परफ्यूम बोलकर कोई बेकार चीज ही दे रहा होगा, तभी तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं। नहीं तो खुशबू लगाने के बाद कभी निशान पड़ते हैं भला? आज जब श्रवण ऑफिस से घर आया तब मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया। मैंने उसे कहा कि तुम क्यों पानी की तरह पैसा बहा रहे हो? तुम्हें पता है कि वो दुकानदार तुम्हें खराब सामान दे रहा है। इन सब चीजों की समझ नहीं है तो तुम क्यों खरीदते हो? उससे बात कर ही रही थी कि दरवाजा बहुत तेजी से बजने लगा। जब दरवाजा खोला तो सामने एक भिखारन थी। इतने में श्रवण ने मुझे कहा कि माँ, मैं अभी अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, और वो निकल गया। वो औरत मुझे कहने लगी कि दीदी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल सकता है तो मुझे दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं फटाफट से किचन में गई और मैंने उसे खाने के लिए खाना दिया और साथ में वो खुशबू से भरा डब्बा भी लाकर दिया। उसको मैंने कहा कि मेरा बेटा हर रोज मेरे लिए बहुत सारा परफ्यूम लेकर आता है, तुम इसमें से कोई भी ले लो जो तुम्हें पसंद आए, क्योंकि मुझे इतने सारे परफ्यूम का कोई काम नहीं है, फालतू ही रखे रखे खराब हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत महंगे हैं, पर पता नहीं कपड़ों पर निशान क्यों छोड़ देते हैं, और खुशबू तो ऐसी है कि कोई भी मदहोश हो जाए। मेरे कहने पर भिखारन ने परफ्यूम की बोतलें उठाई और उन्हें देखने लगी। उन्हें खोलकर उनकी खुशबू भी सूंघ रही थी। अचानक उसे ना जाने क्या हुआ, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मुझे उसके हंसने की आवाज समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? पर वो मेरी बात का जवाब दे ही नहीं रही थी और हंसे जा रही थी। मुझे लगा कि शायद उसका मानसिक संतुलन खराब है। मैं उसको संभालने की कोशिश करने लगी, पर वो तो मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी और ना जाने क्यों उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। अब मैं चुपचाप उसे वहीं बैठे देखती रही। कुछ देर में जब वो शांत हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक उदासी भी थी। वो मुझे कह रही थी कि तुझे पता नहीं है, तेरा बेटा भी उसी जाल में फंस गया जिस जाल में मेरा बेटा सालों पहले फंसा था। इस वजह से आज मैं मजबूर हूं कि मुझे घर घर जाकर पैसा मांगना पड़ता है। उसकी इस तरीके की बातों को सुनकर मेरा तो मन ही बैठ गया। आखिर वो कहना क्या चाह रही थी? वो ऐसे कौन से काम की बात कर रही थी जो उसके बेटे ने किया था? मेरी तो हालत खराब हो गई थी उसकी बातों को सुनकर ही। मैंने उसे कहा कि तुम तो मुझे डरा रही हो, सच सच बताओ तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे कहा आखिर इस परफ्यूम में और तुम्हारे बेटे में क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? उसने एक गहरी सांस लिया और उसके बाद मुझे कहने लगी कि देखो, जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मेरे लिए भी इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। मुझे तो बहुत देर हो गई थी ये सब बातों के बारे में पता चलते चलते, लेकिन तुम देर बिल्कुल मत करना। अब मैं तुम्हें जो भी बता रही हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तो अपना घर नहीं बचा पाई, लेकिन तुम जरूर बचा लेना। उसकी बातों ने तो मानो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए हों। आप सब तो जानते ही हैं, मैं तो पहले से ही विधवा थी और अपनी पूरी जिंदगी जैसे तैसे दुखों में काटी थी मैंने। अब जाकर तो मेरी जिंदगी में खुशी के कुछ पल आए थे जब मेरा बेटा बड़ा हुआ था। पर अभी औरत ऐसे कौन से तूफान की बात कर रही थी जो मेरी जिंदगी में आने वाला था? मैंने उसे कहा कि मुझे जल्दी बताओ आखिर बात क्या है, ऐसा क्या है इस परफ्यूम में? उस औरत की बातों को सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरा बेटा ही मुझे इतना ज्यादा धोखा दे रहा है। उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा निकल सकता है। उस पर तो मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था ना। कैसे उसने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया? मैंने उसे बचपन से ही सही और गलत की तमीज सिखाई थी। मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। मैंने उसे हमेशा से ही मेहनत करना सिखाया था, पर वो आज कौन से ऐसे गलत रास्ते पर निकल पड़ा था? उस औरत ने मुझे बहुत कुछ बताया और आखिर में बस यही कहा कि दीदी अपना घर बचा लो, और वो वहां से चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उस औरत में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं बचा है। हम दोनों एक ही तो हैं। मुझे अपनी पूरी दुनिया बिखरती हुई नजर आ रही थी। उसके जाने के बाद जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला था। मुझे कोई होश ही नहीं था
बस इंतजार था तो सिर्फ अपने बेटे का, जो अपने दोस्त के घर गया हुआ था। कुछ देर में वो घर आया, फिर से वो एक नया परफ्यूम लेकर आया था और मेरी तरफ परफ्यूम बढ़ाते हुए कहने लगा, देखो आज एक और नई और अच्छी खुशबू लेकर आया हूं आपके लिए। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने भरी हुई आंखों से अपने बेटे को देखा। मैंने आज तक कभी भी उससे इतने सख्त लहजे में बात नहीं की थी जैसे आज की थी। मुझ में इतना गुस्सा था कि उसके बोलते ही मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। कुछ देर तक तो वो एक अनजान निगाहों से मुझे देखता रहा। उसके बाद मुझे पूछने लगा कि माँ क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रही हैं? मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा राज जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इतना महंगा परफ्यूम क्यों लेकर आते हो मेरे लिए और कैसे मेरे कपड़ों पर ऐसे दाग धब्बे लगते हैं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। मुझे तो यही लगा था कि तुम बहुत समझदार हो, पर तुमने तो सोचा कि तुम्हारी माँ बहुत बड़ी बेवकूफ है जिसे कुछ समझ नहीं आता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। वो मुझे बहुत ही अजीब और हैरत भरी नजरों से देख रहा था। वो कहने लगा कि ठीक है माँ, अगर आपको सब कुछ सच पता चल ही गया है तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको मुझ पर तो आज गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस बात का क्या? मेरे सगे मामा ने कभी हमें पलट कर नहीं देखा। हमारी जिंदगी में जितने लोग आए उनमें से किसी ने भी हमारी मदद बिना लालच नहीं की। आप विधवा थी और मैं अनाथ। किसी ने भी हमारा साथ बिना फायदे के नहीं दिया। अगर मैंने अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए एक ऐसा कदम उठाया तो क्या गलत किया? आप मुझे गुनाहगार कैसे कह सकती हैं? जिस हिसाब से मैं नौकरी कर रहा था उतने पैसे में तो ना जाने कब तक ही हम अपना गुजारा कर सकते थे। मुझे ज्यादा पैसा कमाना था, और वैसे भी ये तो मैंने इसी समाज में रहकर सीखा है जहां पर सीधे साधे लोगों की कोई कदर नहीं होती। वो बिना रुके बोलता ही जा रहा था। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की सारी भड़ास निकल रही है। मैं जानती थी कि वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो रास्ता उसने चुना था वो रास्ता जरूर गलत था। मैं अपने बेटे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। मैंने उसे हमेशा से ही एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उसका दिल ऐसा पत्थर का कब बन गया। मैंने उसे कहा कि बेटा तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से कितने ही जवान लड़के ऐसे नशे की लत में आ गए होंगे। तुमने तो हमारे घर को ही नशे का केंद्र बना दिया। मुझे आज एक घर आई भिखारी से पता चला कि तुम मुझे जो परफ्यूम लाकर देते हो वो असल में एक बेहोशी की दवाई है, जिसका असर खत्म होते ही वो कुछ दाग धब्बे छोड़ देती है। तुम इस परफ्यूम की मदद से मुझे बेहोश कर देते थे ना हर रोज, और मेरे बेहोश होने के बाद हमारे घर को नशा केंद्र बना दिया करते थे। कुछ शर्म नहीं आती थी तुम्हें? वो कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें ये काम बताया है? किसके लिए काम कर रहे हो तुम? श्रवण मेरी बातों को अपना सर झुकाए चुपचाप सुन रहा था। आगे वो कहने लगा कि माँ, मैं जिस मॉल में नौकरी मिली है मुझे, वहीं पर एक मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मुझे इस काम के बारे में बताया और समझाया था। उसने मुझे बदले में बहुत पैसे दिए। इतने पैसे तो शायद मैं नौकरी करके कई सालों में कमा पाता, जो उसने मुझे 2 घंटे के काम में दे दिए थे। मैं उस मॉल में पूरा दिन काम करता रहता था, पूरे दिन खड़ा रहता था, लोगों को बस सामान दिखाया करता था। उस आदमी ने मुझे बताया कि पैसा एक शॉर्टकट से भी कमाया जा सकता है, वो भी इतना सारा। कुछ ही दिनों में हम अमीर बन जाएंगे माँ। मैंने श्रवण को समझाया कि बेटा, अगर तुमने अपनी माँ को थोड़ा सा भी प्यार किया है तो तुम अभी मेरे साथ पुलिस के पास चलो और उन्हें सारा सच बता दो। उन लोगों को गिरफ्तार करा दो जो तुम्हारे जैसे उम्र के छोटे बच्चों को ये काम सिखा रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसे कितने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे कामों में। मेरे लिए तुम्हें पालना कितना मुश्किल रहा है, ऐसे ही उन बच्चों की माँ के लिए भी रहा होगा। और ऐसे लोग जो इस तरीके के गलत काम करते हैं उन माँ बाप के बच्चों को खराब कर रहे हैं। ना जाने तुम जैसे कितने ही बच्चे इस तरह के चंगुल में फंस चुके हैं। तुम जानते हो जब उनके माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। मेरी बेटे ने मेरी बात को चुपचाप खामोशी से सुना और समझा भी। वो मेरे साथ पुलिस के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने हमारी मदद की और उस आदमी को पकड़ा, लेकिन वो आदमी अकेला नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ा गैंग था जो पूरे शहर में फैला हुआ था। पुलिस वालों ने मेरे बेटे को भी बहुत डांटा था, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो उसको समझाकर छोड़ दिया और उससे आगे से कहा कि अगर वो कभी भी इस काम में दोबारा उन्हें नजर आया तो वो उसको जेल में डाल देंगे। मेरे बेटे के लिए ये सबक काफी था। मैं जानती हूँ कि वो आगे से कभी भी इस तरीके की कोई हरकत करेगा ही नहीं। मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से पूरी की। आज मेरा बेटा एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मैं एक ईमानदार पुलिस वाले की माँ। शादी हो गई है उसकी। मेरी बहू बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है।
मैंने अपने बेटी की परवरिश में जितनी मेहनत की, जितना दुख दर्द सहा, वो सब आज वसूल हो गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।